कल्की पीठ के पीठाधीश्वर हैं उत्तर प्रदेश में। और आचार्य जी अध्यात्म का रास्ता तो पूरी तरह अपना ही चुके हैं, वो तो उनके व्यक्तित्व को देखकर हम समझ ही सकते हैं। लेकिन उसके साथ राजनीति और राजनीतिक विषयों या सार्वजनिक जीवन से जुड़े विषयों पर उनकी गहरी पकड़ रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अपनी एक मुखर भूमिका भी चुनकर इसके लिए बहुत स्पष्ट रूप से रखते हैं। और यही वजह है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न जो राष्ट्रीय चैनल्स हैं उसमें हम आचार्य जी को बहुत मुखर होकर जिस पक्ष को वो उचित मानते हैं उस पक्ष के साथ वो खड़े रहते हैं और उसके हक में निरंतर वो आवाज़ बुलंद करते हैं। उतना ही मधुर कंठ है उनका और उतना ही बढ़िया उनका लेखन और काव्यात्मक हस्तक्षेप कहूँ मैं उसको, या काव्यात्मक धारा में उनका बहना कहूँ, वो उसके साथ भी निरंतर बहते रहते हैं। बहुत एक बार फिर स्वागत करता हूँ आचार्य जी आपका। और धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। और हमने आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखा था आपकी सभाओं को, और उसी दौरान बंसल न्यूज़ को भी मौका मिला था आपसे बातचीत करने के लिए। पहले मैं चलिए आज आपसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर तो बात होगी ही, लेकिन आज आपसे रीजनल परिप्रेक्ष्य पहले लेकर मैं बात करता हूं, चूंकि हम एक रीजनल न्यूज़ चैनल हैं। आचार्य जी, 24 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश 2 महीने पहले 3 महीने पहले उस समय सुर्खियों में रहा जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी और बीजेपी की सरकार बनी। और कांग्रेस की सीनियर लीडर पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में एक धड़ा अलग हुआ। अब ये 24 सीटों का उपचुनाव कांग्रेस की मौजूदा स्थिति, जो बीजेपी जैसी ताकतवर पार्टी के सामने माना जा रहा है कि उसको बहुत जोर लगाना होगा, आप किस तरह देखते हैं इस पूरे परिप्रेक्ष्य को? जी देखिए शरद जी, ये जो 24 सीटों का उपचुनाव है मध्य प्रदेश में जी, ये जो आम चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश का, जिसमें कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी जी, ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जी, बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा जी, महाभारत का कुरुक्षेत्र बनेगा। क्योंकि ये जो उपचुनाव है इसका परिणाम भारत के भविष्य की राजनीति तय करेगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार को गिराया गया वो पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से या सैद्धांतिक आधार पर, उसूलों की बुनियाद पर दल टूटते भी हैं, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ की सरकार गिराई गई उसके पीछे कोई सिद्धांत, कोई लॉजिक, कोई उसूल नहीं था जी। उसके पीछे 3 मुख्य बातें थी। पहला, शिवराज सिंह चौहान की सत्ता की भूख। दूसरा, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, लेकिन क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे जी। इसी वजह से मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो निरंतर उनके मन में एक द्वेष और ईर्ष्या पनप रही थी और वो कमलनाथ सरकार को अनस्टेबल करने का प्रयास पहले दिन से कर रहे थे जी। तीसरा, कांग्रेस के विधायकों का लालच, स्वार्थ। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में इतिहास पर अगर नजर डाली जाए तो कभी छल फरेब और खरीद फरोख्त, छल प्रपंच की राजनीति से थोड़ा मध्य प्रदेश अलग रहा है। मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश की धरती राजनीतिक शुचिता का एक उदाहरण प्रस्तुत करती है भारत के लोकतंत्र की पूरी राजनीति में जी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों ने अपना ईमान बेचा, विधायक से ज्यादा वो सामान बन गए, बिक गए, इसलिए पूरे देश ने ये पाप होते हुए देखा। तो अब इसका जो उपचुनाव है उसका परिणाम सत्य असत्य, धर्म अधर्म के आधार पर भारत के भविष्य की राजनीति पर अपना प्रभाव डालेगा। आचार्य जी, आपने इसकी व्याख्या की और इसको कुरुक्षेत्र से भी आपने जोड़ा, लेकिन राजनीति का तथाकथित जो पाप है
हमने इसको बीते 2-3 दशकों में राजनीति के पुण्य के रूप में बदलते हुए देखा है। राजनीतिक दलों के नाम बदल जाते हैं, अलग अलग राजनीतिक दल हो जाते हैं, लेकिन भूमिकाएं लगभग एक जैसी होती हैं। दल बदल कानून की अवधारणा हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उस पर प्रतिबंध लगाने वाली जो अवधारणा थी वो इसीलिए अस्तित्व में आई। लेकिन उसके बाद भी कुछ और प्रक्रियाएं हैं, जैसे मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं, उनको पार्टी से निष्कासित तो कर दिया गया, लेकिन उनकी विधायकी सुरक्षित है क्योंकि वो स्वतंत्र विधायक के तौर पर अब विधानसभा में बैठेंगे। तो पार्टी लाइन का वायलेशन किया जाए तो वो एक अलग बात है कि एक बड़ा धड़ा जो है वो भी जाता है तो उसको पार्टी छोड़नी पड़ती है, लेकिन री इलेक्शन का रिजल्ट उसके सामने फिर से ऑप्शन उसके लिए खुला है। क्या आप मानते हैं कि ये जिस तरह ये घटनाएं बढ़ रही हैं, क्या हमें दल बदल कानून 2 की कुछ ज़रूरत है कि इस तरह की सारी गतिविधियों को निषेध करने की आवश्यकता है कि 5 साल के लिए कोई चीज़ अगर किसी जनप्रतिनिधि को मिला है तो वो अपनी राजनीतिक विचारधारा को बदलकर अगर परिवर्तन कर रहा है तो कुछ क्या लगता है आपको? मैं इसमें राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर जवाब चाहूंगा आपका। देखिए शरद जी, राजनीतिक जो शब्द है इसमें इसको थोड़ा सा विच्छेद कर दिया जाए तो इसमें राज और नैतिक, ये जो नैतिक है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बड़ा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ठीक। वर्तमान परिस्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि जो नैतिक मूल्यों का पतन हुआ है उससे ये परिस्थिति पैदा हुई है जो आपका सवाल है जी। अब थोड़ी देर को लोग ये जो अब आप कह रहे हैं कि क्या इसमें इस कानून में परिवर्तन करने की गुंजाइश है? कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। जितना भी आप कानून बनाएंगे, अगर कोई व्यक्ति बेईमानी करना चाहेगा तो वो उसका रास्ता निकाल लेगा। जैसे कि आप एक कानून बना कि भी दल बदल विधेयक जो है वो लागू होगा अगर आप 1/3 पार्टी तोड़ते हैं तो ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो आपने देखा कि उनको इतना बड़ा लालच दे दिया गया कि वो अपने पदों से उनको इस्तीफा दे दिया गया। तो नाक को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, तो जिसे बेईमानी करनी है वो बेईमानी करेगा, जिसे बिकना है वो बिकेगा। सवाल है कि जनतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? सबसे बड़ी शक्ति है जनता। जनता ही जनार्दन है। और मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है, जो ये घटा है, ये द्रौपदी के चीरहरण की तरह है। शरद जी, आप देख लेना कि जब ये उपचुनाव होगा तो उपचुनाव में ये जो विधायक हैं जो कांग्रेस के झंडे पर कमलनाथ की फोटो लगा करके जीते थे, शिवराज सिंह चौहान को गाली दे दे करके, पानी पी पी करके गाली देते थे, ये अब वहां जब जाएंगे चुनावों में तो ये क्या कह के वोट मांगेंगे? क्या ये कहेंगे कि हमने कमलनाथ की पीठ में छुरा भोंका है इसलिए हमें वोट दे दो? क्या ये कहेंगे कि हमने कमलनाथ को धोखा दिया है इसलिए हमें वोट दे दो? क्या ये कहेंगे कि हमने 25-25, 30-30 करोड़ रुपया लेकर के आपके उस मत का जो सम्मान होना चाहिए था उसके अधिकार को बेच दिया है, हमें वोट दे दो? क्या ये कहेंगे कि हमें अब के वोट दे दो, विधायक बनाओ ताकि हम अब 50-50 करोड़ में बिकेंगे? तो मुझे लगता है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और जो नैतिक बल होता है, नैतिक शक्ति होती है, वो ये खत्म कर चुके हैं। और मध्य प्रदेश की जनता धोखा देने वालों का साथ नहीं देगी। मुझे लगता है कि वो धोखा खाने वाले का साथ देगी। चलिए, ये आपका जो दावा है इसकी परीक्षा हो जाएगी सितंबर अक्टूबर या उसके बाद जब भी नतीजे परीक्षा परिणाम की तरह हमारे सामने होंगे। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का दावा है कि जनता रूपी जनार्दन जो है, जनता रूपी ईश्वर जो है, ये मसला अब उसकी अदालत में है और जनता ही ये तय करेगी कि जो घटनाक्रम मध्य प्रदेश में घटित हुआ है उस घटनाक्रम को लेकर वो किसके साथ खड़ी है। बिल्कुल ठीक बात है, जनता को ही तय करना है और जनता ही तय करेगी। मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की तरफ आता हूं आचार्य जी। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस, क्या आपको लगता है कि वो अपने पारंपरिक स्वरूप से पूरी तरह से अभी भी बाहर निकलने में या हिचक रही है या आगे बढ़ रही हो? तो मैं नहीं कह सकता, मेरे पास पूरी जानकारी शायद ना हो, लेकिन आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि आपकी भिड़ंत अब उस भारतीय जनता पार्टी से है जो बहुत समान रूप से सोशल मीडिया पर बहुत ताकत से काम करती है, जो बहुत बेहतरीन तरीके से अपने संगठन को, जो उसकी गिफ्टेड एक अपॉर्चुनिटी है, उसको लेकर आगे बढ़ती है। और कांग्रेस अभी भी, जिसकी बात आप कर रहे थे कि वो अपनी 130 साल पुरानी परंपरा
और उसकी शक्ति को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। क्या किस तरह देखते हैं? क्या कुछ बदलाव बहुत जरूरी है कांग्रेस में, आपको लगता है इसकी आवश्यकता नहीं है? देखिए, कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका इस देश की आजादी में रही है, इसमें कोई शक नहीं। और खास तौर से नेहरू गांधी खानदान जो है, नेहरू गांधी परिवार जो है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका देश की आजादी से पहले भी और देश की आजादी के बाद भी रही है। और इस देश की जनता ने उनको पूरा सम्मान भी दिया है, पूरा सत्कार, आदर, समर्थन, सहयोग, प्यार सब दिया है। कभी कभी क्या होता है शरद जी, कि जैसे धारा बहती रहती है, फिर वहाँ कहीं कहीं ठहराव आता है जी। जब ठहराव आता है तो फिर उसकी धारा, उसके किनारे, उस जल का स्वरूप सब बदलने लगता है, एक वैक्यूम क्रिएट होता है। ऐसे ही भारत की राजनीति में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे तो 10 वर्ष का जो शासनकाल है उसमें एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। एक देश को एक नेता, एक लीडर की जरूरत थी जो बोलता हो, जो लोगों के दिलों की बात करता हो, जिससे लोगों को बहुत उम्मीदें थी। तो वो जो परिवर्तन था वो नेचुरल था, प्राकृतिक था। उसमें नरेंद्र मोदी आए, देश ने उनका सम्मान किया, सत्कार किया, उनका समर्थन किया, पूरे मैंडेट के साथ में देश चलाने का उन्हें मौका दिया 2014 से 2019। अब 2019 के बाद तो ये जो कार्यकाल है नरेंद्र मोदी जी का और भाजपा का, एक बात तो मैं साफ कर देना चाहता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों पर चलती थी। तो ये भाजपा अब अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी की भाजपा है। इसमें गोवा में 17 एमएलए कांग्रेस के जीतते हैं और 13 एमएलए बीजेपी के जीतते हैं, लेकिन सरकार भाजपा बनाती है। महाराष्ट्र के अंदर जब उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ होते हैं तो हिंदू हृदय सम्राट होते हैं, और जैसे ही वो इनके साथ नहीं रहते हैं तो वो हिंदुओं के दुश्मन हो जाते हैं। सुबह के 4 बजे 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में गवर्नर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को शपथ करा देता है। ये वो भाजपा नहीं है जहां एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी ने सत्ता को ठुकरा दिया था। वो तो महाराष्ट्र में जागृत हुए लोग, राजनीतिक दलों की आंख खुली और जागृत होकर के एक मजबूत सशक्त गठबंधन बना जिसमें उद्धव ठाकरे की सरकार बनी। वरना अजीत पवार को सुबह के टाइम पर शपथ करा के उसे बिल्कुल साफ कर दिया था। ये कहीं देखा देश की राजनीति में इससे पहले? अब मध्य प्रदेश पे आ जाइएगा, ये कहीं देखा आपने कि एक सरकार जिसे मध्य प्रदेश की जनता ने मैंडेट दिया? मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज सिंह चौहान से 15 साल के कार्यकाल के खिलाफ, क्रियाकलापों के खिलाफ मैंडेट दिया, कांग्रेस को दिया। कांग्रेस के झंडे पे जो विधायक जीता, कमलनाथ की फोटो और राहुल गांधी की फोटो लगाकर, हाथ का पंजा लगा करके, शिवराज सिंह चौहान की उन नीतियों का विरोध करके, व्यापम का विरोध करके, किसानों का हत्यारा बताते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ दिन पहले तक। और ये सारे के सारे विधायक जब अपनी सभाओं में जाते थे तो कहते थे शिवराज सिंह चौहान किसानों का हत्यारा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की कम से कम 100 से ज्यादा स्पीचें होंगी इसमें उन्होंने कहा है कि गरीबों के खून का प्यासा है शिवराज सिंह चौहान, किसानों का हत्यारा है शिवराज सिंह चौहान, व्यापम का सबसे मुख्य अभियुक्त है शिवराज सिंह चौहान। क्या सिंधिया जी अब जाकर के ये कहेंगे कि नहीं शिवराज सिंह चौहान अब देवता हो गए हैं, पहले राक्षस थे? और सिंधिया जी को शिवराज सिंह चौहान जी क्या कहते थे कि झांसी की रानी के वध में अंग्रेजों का साथ दिया इनके परिवार। ये पब्लिक डोमेन में, मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। तो ये सत्ता का लालच है, सत्ता की भूख है जो इस प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म पे ले आती है, इस प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म पे ले आती है। आचार्य जी, क्या आपको लगता है कि ये पर्याप्त विषय होंगे चुनाव जीतने के लिए? क्योंकि आप राजनीति को बहुत करीब से देखने समझने वाले और एक निष्णात, मैं कहूँगा कि अध्यात्म के क्षेत्र से राजनीति में, बल्कि मैं ये कहूँगा कि राजनीति को एक दिशा देने की दृष्टि से राजनीति में प्रवेश करने वाले व्यक्तित्व हैं। क्या आपको लगता है कि इन भावनात्मक बातों पर, जो मैं नहीं कहता कि उसके औचित्य पर मैं प्रश्न खड़ा नहीं करता हूँ, वो जनता जानेगी और जनता ही सबसे बड़ी अधिकारी इसकी है, लेकिन क्या आप इन मुद्दों पर चुनाव जीतेंगे? क्योंकि आप देखिए कि 2018 का चुनाव कांग्रेस ने जीता था किसान कर्ज माफी पर, यानी जनता से जुड़े सीधे मुद्दे। ये मुद्दा कांग्रेस का होगा, हो सकता है, होना चाहिए कि विश्वासघात हुआ, लेकिन क्या ये पर्याप्त होगा? क्योंकि ये सवाल मध्य प्रदेश में पूछा जा रहा है कि कांग्रेस का नैरेटिव इसी के इर्द गिर्द क्यों घूम रहा है, कुछ नया क्या है कांग्रेस के पास कहने के लिए?
देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो 2018 का जनरल चुनाव हुआ था, आम चुनाव हुआ था, वो शिवराज सिंह चौहान के विरोध में कांग्रेस आई। लेकिन ये जो उपचुनाव होगा, ये कमलनाथ के समर्थन के लिए चुनाव होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब मैं शरद जी आपसे पूछना चाहता हूँ, इस देश के अंदर क्या कोई ऐसा एक उदाहरण है जिसमें मुख्यमंत्री ने शपथ लेते ही अपना वादा किसानों का कर्जा माफ करने का कुछ घंटों में पूरा किया? सिर्फ कमलनाथ एक ऐसे चीफ मिनिस्टर इस देश के इतिहास में हैं जिन्होंने शपथ लेने के बाद कैबिनेट बनाए बिना सबसे पहला दस्तखत हस्ताक्षर किया अपने वादे को पूरा करने के लिए कि किसानों का कर्ज माफ होगा। उससे पहले जब शिवराज सिंह चौहान का 15 साल का शासनकाल, तब कमलनाथ को 15 महीने मिले, और 15 महीने में भी 3 महीने लगभग चले गए लोकसभा के चुनाव में, तो उनका तो 11 महीने का कार्यकाल है। उन्होंने जो जो वादे किए उस तरफ उन्होंने काम किया। दूसरी बात, उस कमलनाथ की सरकार बनने से पहले जो किसानों का कर्जा माफ होता था, वो उनका होता था जो डिफाल्टर होते थे। उन्होंने सीधा सीधा किसानों का फसल ऋण माफ करने का वादा किया था और उन्होंने माफ किया। जो लोग रह गए थे उसको अगले पीरियड में उनको अगले लिस्ट में उनका नाम आना था। लेकिन कमलनाथ जी ने, जब मुझे याद है, जब कमलनाथ अध्यक्ष थे प्रदेश कांग्रेस के और पूरे का पूरा चुनाव कैंपेन चल रहा था, तो गांव-गांव गौशाला बनाने का वादा किया था। उस दिशा में उन्होंने कदम उठाया। उन्होंने वादा किया, अच्छा जो ये कन्याओं का जो विवाह होता है, इसमें 27,000 रुपया दिया जाता था, वो भी सामान के लिए। कमलनाथ सरकार का सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो बिचौलिए थे वो खत्म किए और उन्होंने उसको सीधा लगभग डबल कर दिया, 51,000 रुपया कि हम उनको देंगे जिससे गरीबों का की बच्चियों का विवाह हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपके सामने सवाल करना नहीं चाहता हूँ कि अगर आप ही को वोट देना पड़े तो क्या आप ऐसे व्यक्ति को वोट दोगे जो 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद सत्ता की, जिसे इतनी भूख हो, सत्ता का लालच हो, कि जिसने तमाम नीति को, अनीति को तमाम ताक पे रख दिया, नैतिक मूल्यों को ताक पे रख दिया, राजनीतिक मूल्यों को ताक पे रख दिया, शिक्षिता को ताक पे रख दिया, तमाम चीजों का विध्वंस करके सत्ता का उजाले, या आप उस व्यक्ति को समर्थन देना चाहेंगे जिसने अपना वादा पूरा किया, जो अपना वादा पूरा करने की दिशा में और आगे बढ़ रहा था? मैंने एक बार कमलनाथ जी से पूछा कि कुर्सी जाने के बाद आपको तकलीफ हुई होगी, बहुत दुख हुआ होगा। आप जानते हैं उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा, आचार्य जी, मुझे मुख्यमंत्री के पद से हटने का कोई मलाल नहीं है, लेकिन अगर मुझे मलाल है तो 2 बातों का। एक तो मैं भगवान राम जिस रास्ते से वनों को गए थे, उसमें कई 100 किलोमीटर का जो रास्ता है वो मध्य प्रदेश होकर जाता है। मैं राम वन गमन पथ का निर्माण करना चाह रहा था और उस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। दूसरा, गांव-गांव गौशाला खोलने का मेरा सपना था। तीसरा, मध्य प्रदेश को इस देश का सबसे उत्तम प्रदेश बनाऊं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया जी छल प्रपंच नहीं करते तो मैं अपने कार्य को पूरा कर देता। तो मुझे मलाल कुर्सी जाने का नहीं है, मुझे मलाल है राम वन गमन पथ का निर्माण न होने का। ये मुझे कमलनाथ जी ने कहा। तो जो व्यक्ति राम का काज करना चाहता है उसे कौन हराएगा? आचार्य जी, एक प्रश्न ये भी है, ये कांग्रेस के भी कुछ नेता मध्य प्रदेश में ये सवाल पार्टी की अंदरूनी बैठक में भी उठाते हैं कि कोसने की राजनीति क्या फ्रूटफुल होती है। उनका ये भी कहना है कि 2018 के चुनाव में ये कांग्रेस ने ही तय किया था कि हम शिवराज सिंह चौहान जी जो उस समय मुख्यमंत्री थे, हम उनका नाम कैंपेन में नहीं लेंगे। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी ये कहा जाता है कि मोदी जी को देखकर उनका नाम जितना लेगी कांग्रेस, उसके लिए ठीक नहीं होगा। जिस तरह से कहा जाता है कि हम एंकर्स के बारे में कहा जाता है कि लोग अब चीखने वाले एंकर्स को लेकर थोड़ा सा रिजर्वेशन रखते हैं। इसी तरह कोसने की राजनीति, एक ही व्यक्ति को ब्लेम करने की राजनीति, क्या आप मानते हैं? आप तो अध्यात्म से भी आते हैं, क्या आपको लगता है कि ये एक ठीक रणनीति होती है? देखिए शरद जी, इसमें दोनों बातें हैं। हमला उसी पर होता है जिससे खतरा होता है। जिसके पास जन समर्थन होता है उसके पास शक्ति होती है और उसी की इमेज पर अटैक किया जाता है जी। पहली बात। जहां तक सवाल है
खास तौर से मध्य प्रदेश की राजनीति का, तो मैंने जैसा आपको कहा ना, अब आप थोड़ा सा इतिहास में जाइए, पौराणिक इतिहास में जाइए। महाभारत के अंदर पांडवों के साथ कितना छल फरेब हुआ, कभी द्वीप कीड़ा, कभी चक्रव्यूह, कभी कुछ शकुनी ने कितना षड्यंत्र किया। और शुरू में लगता था कि पांडव हार गए, पांडवों को अज्ञातवास हुआ, पांडवों को वनवास हुआ, दर मारे फिरे, लेकिन अंत में परिणाम क्या आया? पांडवों की जीत हुई। तो जो प्रदेश की जनता है, देश की जनता है, ये भोली है लेकिन बेवकूफ नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता धोखा खाने वाले का समर्थन करेगी, मुझे ऐसा लगता है। धोखा देने वालों का समर्थन नहीं करेगी। और ये जो उपचुनाव है, ये 100% मैं आपको कह रहा हूँ, ये कमलनाथ की छवि पर, उनकी कार्यकुशलता पर, उनके व्यक्तित्व पर और उनके प्रति मुझे लगता है सहानुभूति है। गांव-गांव में सहानुभूति है। मुझे जो मेरे तमाम लोग हैं, वो मैं भी इतना नहीं मानता था, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता के दिलों में एक टीस है शरद जी, और वो टीस सिर्फ ये है कि कमलनाथ को वक्त मिलना चाहिए था। मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें मैंडेट दिया था, लेकिन ये छल फरेब करके सरकार को गिरा दिया गया। तो मुझे लगता है कि इस समय मुझे लगता है, देखिए एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा कि शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने। शिवराज सिंह का चेहरा देखिएगा और कमलनाथ की मुख्यमंत्री की कुर्सी गई है, उनका चेहरा देखिएगा, दोनों में पता चल जाएगा। सत्ता पाकर इसमें सर मेरा एक सप्लीमेंट्री छोटा सा सवाल ये है, चेहरा जवाब देता जी कि आपने कुरुक्षेत्र की बात की, मान अपमान की बात की, लेकिन हमने ये भी देखा है कुरुक्षेत्र में कि तमाम घटनाएं जो पांडवों के साथ घटी, जो दुर्भाग्यपूर्ण थी, निंदनीय थी, नहीं होनी थी, लेकिन उसके बाद भी अगर पांडव वो युद्ध जीते हैं तो वो अपने पुरुषार्थ से जीते हैं। उन्होंने विक्टिम कार्ड नहीं खेला। उन्होंने कहा ठीक है, आपने हमारे साथ गलत किया, लेकिन लड़ेंगे हम आपसे युद्ध में, और बराबर लड़ेंगे और आपको हराएंगे। भले ही आपकी शक्ति, आपके साथ भीष्म खड़े हों, आपके साथ द्रोण खड़े हों, कर्ण खड़े हों, लेकिन लड़ेंगे हम आपको पुरुषार्थ से हराएंगे। मैं पुरुषार्थ से, मेरा आशय यहाँ ये है कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मध्य प्रदेश में, एक नेता तो चले ही गए, जो हैं वो समन्वित शक्ति से अपने समेकित पुरुषार्थ का प्रदर्शन करते हुए इस युद्ध में आएंगे। देखिए शरद जी, मैं आपको एक बात बताऊं, सिंधिया जी कांग्रेस में बहुत बड़े नेता थे और बीजेपी में वो बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं। जहां तक सवाल है, आपने अभी कहा कि पांडवों ने पुरुषार्थ दिखाया, लेकिन पांडवों में जो युद्ध किया वो तो अर्जुन ने किया। ऐसे ही इन उपचुनावों का अर्जुन कमलनाथ है जी। और याद रखिएगा जी, सत्य की शक्ति जिसके समर्थन में होती है, जिसके साथ होती है, विजय उसी की होती है। छल फरेब लगता है कि जीत गया, लेकिन अंततोगत्वा सत्य ही जीतता है। इसीलिए भारत तिरंगे में और तमाम जगह लिखा हुआ है, संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक, सत्यमेव जयते। मध्य प्रदेश में भी सत्य की विजय हुई। चलिए, बहुत मैं धन्यवाद करता हूं, और आपने जो बात कही है और उससे मैं ये भी अंदाज़ा लगाता हूं कि मध्य प्रदेश में आपकी रुचि बहुत गहरी है, और शायद हम 24 उपचुनाव में एक सितारा प्रचारक के तौर पर आपकी सभाओं को भी मध्य प्रदेश में देखें। जी, आप कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश से विशेष रूप से, वैसे तो मध्य प्रदेश भारत का हृदय है, दिल है, तो सारे देश का उससे रिश्ता बड़ा नजदीक का, लेकिन मेरा रिश्ता तो मध्य प्रदेश से एक और दृष्टिकोण से भी बड़ा नजदीक का है कि जो श्री कल्कि अवतार, भगवान का 10वां अवतार श्री कल्कि के रूप में संभल में होगा, उस कल्कि पीठ की स्थापना इंदौर की महारानी महान तपस्विनी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा हुई। इस कल्कि पीठ पर मैं कल्कि पीठाधीश्वर के रूप में सेवा में हूँ। तो संभल में कल्कि मंदिर की स्थापना भी कई सौ वर्ष पहले महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा हुई। तो एक रिश्ता है, एक रिश्ता है। ठीक बात है, ठीक बात है। तभी मैंने देखा कि आपने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से अधिक महत्व मध्य प्रदेश की इस चर्चा को दिया, और कई जगह मैंने देखा कि वो बात जब भी उठी तो एक गहरी पीड़ा से भी भरकर आप अपने वक्तृत्व को सामने रखते नजर आए। बहरहाल, जो बातें आपने कही हैं ये पुरुषार्थ की कसौटी पर भी चढ़ेंगी, और मध्य प्रदेश की जनता के मन की शान और धार पर भी चढ़ेंगी, और यही वजह है कि आने वाले 4-5 महीने बहुत महत्वपूर्ण होंगे।
और इन उपचुनाव पर आपकी तरह हम सबकी दृष्टि रहेगी और हम ये देखेंगे कि ये नतीजे किस तरफ जाते हैं। लेकिन इस बातचीत के लिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे फिर महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम आपको फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद करता हूं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। हमारी खास पेशकश चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।